नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, यानी कि नेशनल इनकम फाइंड करने से पहले, उसके डिटर्मिनेशन से पहले उसके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं नेशनल इनकम के, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट समझ लेने के बाद उसका एस्टिमेशन करने में, नेशनल इनकम निकालने में इजी हो जाता है। मैथमेटिकल जो क्वेश्चन आते हैं कि नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए, वो फाइंड करना हम लोगों को लिए इजी हो जाता है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो नेशनल इनकम निकालते समय किस पॉइंट को हमको रिमूव करना है, किसको ऐड करना है, ये सब टॉपिक आप लोग समझ जाएंगे अच्छे से। तो इस तरीके से हम सबसे पहले ये समझते हैं चैप्टर 3 का एक फर्स्ट पॉइंट नेशनल इनकम में कि कॉन्सेप्ट क्या होता है नेशनल इनकम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। ये चैप्टर 3 है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है नेशनल इनकम का, ये डिफिनीशन है नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम का ये डिफिनीशन है। डिफिनीशन क्या कहता है? नेशनल इनकम इज द सम, सम मतलब ऐड करना, सम टोटल ऑफ, किसको किसको सम करना है? फैक्टर इनकम एंड अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। किसको किसको ऐड करना है? फैक्टर इनकम को ऐड करना है एंड नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। एन अकाउंटिंग ईयर का मीनिंग ये है कि 1 ईयर के अंदर। तो हमको क्या क्या ऐड करना है? आप डेफिनेशन जैसा देख रहे हैं नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम क्या बता रहा है? नेशनल इनकम यह कह रहा है कि नेशनल इनकम जो होता है वो टोटल सम ऑफ होता है। किसका किसका? ये सम ऑफ होता है फैक्टर इनकम एंड नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। तो फैक्टर इनकम एंड नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ये जो 2 पॉइंट आपने अंडरलाइन मैंने यहां पर किया है, फैक्टर इनकम एंड नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, इन दोनों के बारे में हम लोग डीपली समझेंगे। इसका यूज कैसे करते हैं इसके बारे में समझेंगे। तो आप एक सिंपल पॉइंट आप अपने माइंड में रखिए कि नेशनल इनकम किसे कहते हैं। तो नेशनल इनकम नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री और फैक्टर इनकम का समेशन होता है, सम ऑफ होता है। चैप्टर 2 लास्ट टॉपिक चैप्टर 2 का मैंने बताया था आपको, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो रियल फ्लो एंड मनी फ्लो में मैंने बताया था कि जो मनी फ्लो होता है, मनी फ्लो में हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड फैक्टर प्रोवाइड कराता है, प्रोडक्शन का फैक्टर प्रोवाइड कराता है। तो प्रोडक्शन का फैक्टर क्या होता है? प्रोडक्शन को करने के लिए जो जो चीजें, जो जो कमोडिटी हमको आवश्यकता होती है, उसके फैक्टर हो गए। फॉर एग्जांपल लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल, ये सब क्या हो जाते हैं? कैपिटल, ये सब क्या हो जाते हैं? फैक्टर हो गए जो कि प्रोडक्शन करने में यूज होंगे। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं? लैंड, लेबर या अदर चीजें, रॉ मटेरियल भी आ जाएगा। तो आपको मैंने मनी फ्लो में बताया था कि इसी फैक्टर कौन प्रोवाइड कराता है? हाउस होल्ड। किसको प्रोवाइड कराता है? प्रोड्यूसर को प्रोवाइड कराता है। तो हाउस होल्ड के पास लेबर है, लेबर हाउस होल्ड के पास है, वो लेबर जाएगा फैक्ट्री में काम करेगा, तो फर्म उसको क्या देगा? उस लेबर के बदले में उसको पेमेंट करेगा। ठीक है। तो जो फैक्टर प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन के जो फैक्टर हैं, उसके बदले में जो पेमेंट किया जाता है वो फैक्टर पेमेंट कहलाता है। इसके बारे में हम डीपली समझेंगे। तो फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर इनकम और पेमेंट। फैक्टर इनकम क्या होता है? एक पेमेंट होता है मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट। किसके द्वारा ये उत्पन्न किया जाता है? प्रोड्यूसिंग यूनिट के द्वारा। टू द हाउस होल्ड, किसको दिया जाता है? हाउस होल्ड को। क्यों दिया जाता है? फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विस। अभी मैंने बताया हाउस होल्ड के फैक्टर सर्विस का यूज कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर कर रहा है। हाउस होल्ड के फैक्टर सर्विस कौन कौन से हैं? लैंड हो गया, लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ये सभी हाउस होल्ड के फैक्टर सर्विस हैं। इनका यूज कौन करेगा? प्रोड्यूसिंग यूनिट, यानी कि प्रोड्यूसर करेगा। तो इसका यूज करने के बदले में जो पेमेंट करेगा वही फैक्टर इनकम कहलाएगा। तो फैक्टर इनकम में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? फैक्टर इनकम में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब आपकी सैलरी। जो लेबर वर्क कर रहा है वो हाउस होल्ड का होगा, वो हाउस होल्ड सेक्टर का वर्क कहां पर कर रहा है? वो वर्क कर रहा है फैक्ट्री में कर रहा है,
फर्म में कर रहा है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब यहां पर ये है कि उसके वर्क करने के, लेबर के रूप में उसके वर्क करने के बदले में जो इनको इनकम हो रहा है वही कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यहां पर कहलाएगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है रेंट। तो रेंट कहां से आएगा? जो प्रोड्यूसर हाउस होल्ड सेक्टर है वह अपना लैंड एरिया किसको दे देगा? लैंड एरिया जब प्रोड्यूसिंग यूनिट को देगा कि हाँ प्रोडक्शन कीजिए, आप यहां पर फैक्ट्री लगा लीजिए, तो उस लैंड के बदले में प्रोड्यूसिंग यूनिट पेमेंट करेगा किसको? हाउस होल्ड को। तो रेंट उसको कहते हैं। आप किराया किराया कहते हैं ना, किराया, तो वही रेंट यहां पर है। उस लैंड के यूज करने के बदले में जो रेंट होगा, जो पेमेंट किया जाएगा, वही रेंट कहलाएगा। तो फैक्टर इनकम में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यही वेज रेट है। रेंट, रेंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि लैंड के यूज करने के बदले में जो प्रोड्यूसिंग यूनिट या प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को जो देता है, पेमेंट करता है, वो पेमेंट रेंट कहलाता है। इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट क्या होता है? अब मान लिया जाए कि हाउस होल्ड ने अपने कैपिटल को कहीं पर लगा दिया। कहीं पर लगा देने का मतलब क्या है? हाउस होल्ड के पास पैसे आ गए और उस पैसे को ही कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उस इन्वेस्टमेंट करने से उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। या फिर हाउस होल्ड के पास पैसे आ गए तो उस पैसे का उसने दूसरा कुछ यूज कर लिया कैपिटल के रूप में, तो कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है। मनी अब आ गया, पेमेंट आ गया हाउस होल्ड के पास, तो उसने अपने पेमेंट को क्या कर दिया? कैपिटल के रूप में कहीं अदर यूज कर दिया। तो कैपिटल पर जो मिलने वाला रिफंड होता है, इनकम होता है, वो क्या कहलाता है? इंटरेस्ट कहलाता है। एंड प्रॉफिट, और लास्ट जो है प्रॉफिट, ये भी हाउस होल्ड के द्वारा यूज किया जाता है। ये प्रॉफिट जो होता है हाउस होल्ड के द्वारा उसके स्किल पर मिलता है। जो स्किल होता है उसका, जो उसके अंदर की क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी के बदले में जो हाउस होल्ड को जो प्रॉफिट मिलता है वो क्या कहलाता है? प्रॉफिट कहलाता है। तो फैक्टर इनकम, जनरली जो फैक्टर इनकम होता है यह प्रोड्यूसिंग यूनिट के द्वारा जनरेट किया जाता है हाउस होल्ड को। तो फैक्टर इनकम क्या होता है, समझ में आ गया? सिंपल सा यहां पर मेथड आप यूज करिए कि फैक्टर इनकम जो होता है, यहां पर सर्कुलर फ्लो, आप इनकम जो मैंने बताया था चैप्टर सेकंड में, उसी से रिलेटेड है। तो फैक्टर सर्विस यूज करता है प्रोड्यूसिंग यूनिट और प्रोवाइड कौन कराता है? हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड को जो प्रोड्यूसिंग यूनिट पेमेंट करता है फैक्टर के बदले में, वही फैक्टर इनकम कहलाता है। फैक्टर इनकम में 4 पॉइंट इंक्लूड किए जाते हैं। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यहां पर मीनिंग याद रखिएगा एम्प्लॉइज, क्योंकि अभी आगे आएंगे तो कुछ कंफ्यूजन आपको जनरेट हो सकता है एम्प्लॉइज और एम्प्लॉई में। ठीक है, तो यहां पर याद करिएगा EES है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो ये 4 चीजें फैक्टर इनकम में इंक्लूड किया जाता है। तो एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम, जब हम नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करते हैं तो ये अगर कहीं पर आपको मिल जाए तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, अभी जो नेशनल इनकम का हम एस्टिमेशन करना, निकालना, कैलकुलेशन करना सिखाएंगे तो उस डेटा में कहीं ना कहीं ये सब चीजें आएंगे। एक वर्ड और यूज किया जाता है ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम दोनों अलग अलग चीजें हैं। ट्रांसफर इनकम क्या होता है? यह अर्न नहीं किया जाता, ये कमाया नहीं जाता, ये आपने जो है कमा करके नहीं प्राप्त किया है। फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम आपने अपनी जो है कैपेसिटी को लगाया है, अपने स्किल को लगाया है, आपने जो है तब जाकर के फैक्टर इनकम आपको मिला। लेकिन ट्रांसफर इनकम में आपकी कैपेसिटी, आपकी स्किल नहीं लगी हुई है, ये एक तरीके का हेल्प होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो है कोविड-19 है पूरी जो है वर्ल्ड में, तो फॉर एग्जाम्पल अभी पीएम केयर फंड, प्रधानमंत्री राहत कोष जो है पीएम केयर फंड, उसमें कई लोग जो है पैसा सबमिट कर रहे हैं, अपनी मनी जो है, अपने बचत जो है, सेविंग जो है वो सबमिट कर रहे हैं देश की भलाई के लिए। तो ये अर्निंग नहीं कहीं से गवर्नमेंट ने किया है, इसलिए ये इनकम में, नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड होगा। ये कहां पर इंक्लूड होगा? ये ट्रांसफर इनकम है। ट्रांसफर इनकम क्या होता है? अनअर्न इनकम, यानी कि कमाया हुआ नहीं होता है। एंड डोनेशन जैसे कि हो गया, हेल्प हो गया, चैरिटी को दिया गया इनकम हो गया, पेमेंट हो गया, ये सब ट्रांसफर इनकम में आते हैं। इट इज नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम। इसको नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करते समय इंक्लूड नहीं किया जाता है। एंड नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, ये क्या है? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री का मतलब वो लोग जो सामान्य रूप से देश में रहते हैं या निवास करते हैं। 2 पॉइंट आपको समझना है, सिटीजन एंड रेसिडेंट।
नॉर्मल रेसिडेंट, रेसिडेंट का मतलब निवास करना, और सिटीजन का मतलब नागरिक। नागरिक और निवास ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। आप किसी एक कंट्री के रेसिडेंट और सिटीजन दोनों हो सकते हैं, और आप एक कंट्री के रेसिडेंट और दूसरी कंट्री के सिटीजन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट कोई एक पर्सन ए है, वह सिटीजन तो है इंडिया का, लेकिन अर्न कहां पर करता है? यूएसए में करता है। तो वह रेसिडेंट कहां के लिए हो गया? यूएसए के लिए, लेकिन सिटीजन कहां के लिए हुआ? वो इंडिया के लिए हुआ। इसीलिए एक तरीके से दूसरा एग्जांपल सोच लीजिए, जापान का कोई पर्सन है, जापान का इंडिया में आकर के अर्निंग कर रहा है, लेकिन इंडिया का सिटीजन नहीं है वो। तो यहां पर जो है वह पर्सन क्या कहलाएगा? इंडिया का रेसिडेंट कहलाएगा, बट जापान का सिटीजन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अक्षय कुमार, आप अक्षय कुमार को जानते होंगे, एक्टर अक्षय कुमार जो हैं वह इंडिया के नागरिक नहीं है, उनका जो सिटीजनशिप है वो कनाडा का है। तो यहां पर वो रेसिडेंट तो इंडिया के कहलाएंगे, बट सिटीजन कहां के कहलाएंगे? वो कनाडा के कहलाएंगे। तो नॉर्मल रेसिडेंट किसे कहते हैं, इस पॉइंट को भी हम समझते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री क्या होता है? अ रेसिडेंट इज सेड टू बी अ पर्सन। एक रेसिडेंट ऐसे पर्सन को, या फिर इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई संस्था भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकता है रेसिडेंट, और कोई संस्था भी हो सकती है। एंड रेसिडेंट इज सेड टू बी अ पर्सन और रेसिडेंट institution who ordinarily resident in a country and whose center of economic interest lies in the country। मतलब क्या? यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है ordinarily, और यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो रेसिडेंट उसको कहेंगे जो कि क्या करता हो? कंट्री में ऑर्डिनरली रहा हो। ऑर्डिनरली का मतलब क्या है? 1 या मोर देन 1 ईयर से जो कंट्री में रह रहा है वो सभी के सभी रेसिडेंट कहलाए जाएंगे, चाहे वह सिटीजन किसी अदर कंट्री के ही क्यों ना हो। ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट आप लोग इंडिया के सिटीजन हैं और यूएसए में जाकर के अर्निंग करते हैं। तो यूएसए में जाकर के अर्निंग करते हैं, लेकिन आप 6 मंथ से ज्यादा या 1 ईयर से ज्यादा यूएसए में नहीं रहते हैं। आपने क्या किया? अपनी अर्निंग की और वहां की मनी को इंडिया में ट्रांसफर कर दिया, इंडिया में भेज दिया, और इंडिया में आपकी फैमिली उस मनी का यूज कर रही है। आप 1 ईयर से ज्यादा यूएसए में नहीं रहे। तो यदि आप 1 ईयर से ज्यादा यूएसए में नहीं हैं तो ये रेसिडेंट नहीं होगा यूएसए के लिए। फिर से आप दोबारा एग्जांपल हम समझते हैं। सपोज दैट जापान का कोई पर्सन है और इंडिया में रह रहा है। अगर वह 1 ईयर से ज्यादा इंडिया में रह गया तो वह जो इनकम अर्निंग करेगा वह इंडिया के नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। बट यदि वह 1 ईयर से कम इंडिया में रहा तो वह जो अर्निंग करेगा वह इनकम इंडिया के नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो सिंपल सा यहां पर मेथड ये है। यहां पर ऑर्डिनरली करने का मतलब मेरा ये है कि ऐसा पर्सन जो कि उस कंट्री में जहां की नेशनल इनकम एस्टिमेशन किया जा रहा है उस कंट्री में अगर 1 ईयर से मैक्सिमम रह गया है तो वहां पर इसका नेशनल इनकम इंक्लूड किया जाएगा, इसका अर्निंग उस कंट्री के नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। इसमें 2 चीजों को छोड़ दीजिएगा। क्या क्या? स्टूडेंट यदि कोई हो गया तो उसका इनकम अर्न नहीं किया जाएगा, नहीं इंक्लूड किया जाएगा। मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए कोई गया हुआ है, 1 ईयर से ज्यादा रुक गया, तब भी वह रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो स्टूडेंट हो गया या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट कराने वाले पर्सन हो गए, वह नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री। यदि मान लिया जाए इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब यहां पर क्या है कि वह 1 साल से अधिक तो रुका है, साथ ही साथ क्या कर रहा है? अपने एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक एज कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट या फिर अदर एक्टिविटी वह उसी कंट्री में कर रहा है। तो ये दोनों अगर एक्टिविटी हो रही है तो ऐसे पर्सन को हम नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे। यानी कि नॉर्मल रेसिडेंट होने के लिए पर्सन को क्या चाहिए? पर्सन को चाहिए वह इंडियन के अलावा भी कोई और भी हो सकता है नॉर्मल रेसिडेंट। ये नहीं है कि भारत का नागरिक भारत में है तो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। फॉरेन कंट्री का भी पर्सन यहां पर नॉर्मल रेसिडेंट कहला सकता है। 2 कंडीशन। पहला कंडीशन कि वह 1 ईयर से ज्यादा यहां पर रुका हुआ हो, और दूसरा कंडीशन ये है कि वह यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हो, इकोनॉमिक
इंटरेस्ट, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, ये सभी फंक्शन, प्रोडक्शन, वो सभी फंक्शन यहाँ पर उसके हो रहे हों, तब वह जो है इंडिया के लिए, वो फॉरेन कंट्री का पर्सन इंडिया के लिए नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। तो नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब मैं भी नॉर्मल रेसिडेंट हूँ, क्योंकि मैं इंडिया में ही रह रहा हूँ, इंडिया का ही नागरिक हूँ, दो कंडीशन, और मैं यहाँ पर जो अर्निंग करता हूँ यहीं पर खर्च करता हूँ, ठीक है, तो मैं नॉर्मल रेसिडेंट हूँ। दूसरा कंडीशन, नॉर्मल रेसिडेंट जापान, फ्रांस, कोई भी पर्सन जो इंडिया में आकर के रह रहा है नॉर्मल रेसिडेंट हो सकता है। दो कंडीशन फॉलो करने चाहिए, पहला वह 1 ईयर से मैक्सिमम वह इंडिया में रह रहा हो, और दूसरा वह इकोनॉमिक इंटरेस्ट की एक्टिविटी जो है इंडिया में कर रहा हो। तो नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, समझ में आया? नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब देश के सामान्य नागरिक, सामान्य निवासी, देश के सामान्य निवासी जो देश में सामान्य रूप से रहते हुए हों, उनको आप नॉर्मल रेसिडेंट कहते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, एग्जांपल देखते हैं। एम्बेसी इन इंडिया, इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया। फॉर एग्जांपल, इंडिया के दिल्ली में जापान की एम्बेसी है, हर कंट्री की एम्बेसी होती है, हर कंट्री में लगभग। तो इंडिया की दिल्ली में जापान की जो है एम्बेसी है, तो जापान एक फॉरेन कंट्री है, उसकी एम्बेसी में यदि आप, हम, कोई अदर किसी पोस्ट पर वर्क कर रहे हैं दिल्ली में, तो यह नॉर्मल रेसिडेंट है। क्यों? क्योंकि आप इंडिया के हैं और इंडिया में ही रह रहे हैं, लेकिन आप वर्क कहां पर कर रहे हैं? फॉरेन एम्बेसी में कर रहे हैं, लेकिन वो फॉरेन एम्बेसी है कहां पर? इंडिया में ही तो है। तो आप इंडिया के जो है सिटीजन भी हैं और इंडिया के निवासी भी हो गए, रेसिडेंट भी हो गए, और यहीं पर एक्टिविटी भी कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? इंडियन वर्किंग, यानी भारतीय लोग वर्किंग, काम कर रहे हैं इन फॉरेन एम्बेसी, विदेशी एम्बेसियों में इन इंडिया, जो कि वो एम्बेसी कहां पर है? इंडिया में है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, इंडियन एम्प्लॉयड इन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यदि कोई इंडियन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, लेकिन इसका यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यह ऑफिस कहां पर लोकेटेड हो? इंडिया में, तब वह क्या कहलाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। तो इंडियन एम्प्लॉयड इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। थर्ड, लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ IMF इन इंडिया। IMF के भी ऑफिस इंडिया में कई जगह हैं, तो IMF की जो छोटे छोटे या छोटे प्लेस पर वर्किंग करने वाले ऑफिस होते हैं इंडिया में, जो ऑफिस हैं, और यहाँ पर यदि कोई इंडियन लोकल पीपल वहां पर वर्क कर रहा है, तो ये भी नॉर्मल रेसिडेंट ही होगा। एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ का, भारत का कोई एम्बेसडर है, आपने सुना होगा राजदूत बन करके गए हैं। तो एम्बेसडर जो होता है यहाँ का, जापान में, कनाडा में, USA में, चाइना में, हर जगह, फ्रांस में, यहाँ के एम्बेसडर होते हैं। तो यहाँ के जो एम्बेसडर होते हैं ये इंडिया के लिए नॉर्मल रेसिडेंट हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन देखिए, एम्बेसडर क्या होता है कि 1 या 2 ईयर के लिए भी चला जाता है, लेकिन वह गवर्नमेंट की परमिशन पर जाता है, ठीक है, और गवर्नमेंट उसको कभी भी बुला सकती हो, डिसाइड नहीं है कि 1 ईयर रहेगा कि 6 मंथ रहेगा कि 3 मंथ रहेगा। तो एम्बेसडर जो इंडिया का है वो फॉरेन कंट्री में काम कर रहा है, तो वह नॉर्मल रेसिडेंट ही कहलाएगा। एम्बेसडर ऑफ फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसी अदर कंट्री में अगर एम्बेसडर यहाँ के हैं तो वह नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया ऑफ मोर देन 1 ईयर, तो आपको पहले ही बता चुका हूं, फॉरेन सिटीजन जो हैं वह इंडिया में रह रहे हैं 1 से अधिक वर्ष से। 2 कंडीशन है कि स्टूडेंट ना हो और मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए ना आए हुए हो, तो वह क्या कहलाएंगे? नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड कर लिए जाएंगे। ये दोनों पॉइंट, फैक्टर इनकम एंड नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम के लिए। तो शायद आपके समझ में आ गया होगा कि फैक्टर इनकम किसे कहते हैं, ट्रांसफर इनकम किसे कहते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री को इंक्लूड किया जाता है। एक अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या है? 1 ईयर के अंदर। एक अकाउंटिंग ईयर का मतलब 1 ईयर के अंदर।